नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे भारत की यात्रा पर जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मा में जरूर बसा होगा। ये कहानी है उस भारत की जो आजाद होने से लाखों साल पहले ही महान था। वो भारत जहां मिट्टी में इतिहास सांस लेता था और चट्टानों पर संस्कृति लिखी जाती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय की यात्रा पर चलते हैं जब जीवन की रफ्तार आज से बिल्कुल अलग थी। एक समय जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न गाड़ियां। संचार के साधन सीमित थे और दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। बस खुला आसमान, घने जंगल, कल कल करती बहती नदियां। प्रकृति का संगीत ही जीवन का सार था। सुबह का मतलब सूरज की पहली किरण का स्वागत, रात का मतलब चांद तारों की चादर ओढ़कर सपनों में खो जाना। समय की गिनती सूरज और तारों की चाल से होती थी। उस दौर में जीवन बेशक कठिन था, संघर्षों से भरा था, लेकिन उसमें एक ठहराव और गहरा सुकून भी था। भाग दौड़ नहीं थी, हर पल को जीने का अवसर था। लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते, दिल खोलकर बातें करते, कहानियां सुनाते, आग के चारों ओर बैठकर अपने दिन के अनुभव साझा करते। समुदाय ही जीवन का केंद्र था। डर थे, जंगली जानवरों का डर, अनजान अंधेरों का डर जो हर पल मंडराता रहता था, लेकिन उन डरों से लड़ने की हिम्मत भी थी। इसी हिम्मत ने इंसान को पहला पत्थर उठाना, उसे औजार बनाना सिखाया, पहली आग जलाना सिखाया जो अंधेरे में रोशनी और ठंड में गर्मी का स्रोत बनी। यह कहानी किसी एक राजा या रानी की नहीं, किसी विशेष साम्राज्य की नहीं, बल्कि उन अनगिनत गुमनाम लोगों की है जिन्होंने इस मिट्टी पर पहला कदम रखा, अपने पसीने से सींचा और अपनी संतानों के लिए एक नींव रखी। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव भीमबेटका की गुफाएं, जो हमें इतिहास के एक अद्भुत सफर पर ले जाएंगी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में छिपा हुआ है भारत का पहला कला संग्रहालय, एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर सा गया है। हजारों साल पहले जब लिखना पढ़ना नहीं था और सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, हमारे पूर्वज इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे, अपनी भावनाओं और जीवन के अनुभवों को उकेरते थे। ये चित्र सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि उस समय की कहानी है, एक जीवंत दस्तावेज जो हमें अतीत से जोड़ता है। इनमें शिकार करते लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए, नाचते लोग खुशियां मनाते और जीवन का उत्सव करते हुए, मां बच्चे स्नेह और परिवार के बंधन को दर्शाते हुए, हाथी, घोड़े, हिरण, सब कुछ है। उस युग के जीव जंतुओं का सजीव चित्रण है। हर चित्र में जीवन की जद्दोजहद और जश्न दोनों झलकते हैं, जो मानव अस्तित्व की कहानी को बयां करते हैं। शिकार की तस्वीरें बताती हैं उस समय के जीवन में भोजन की तलाश कितनी महत्वपूर्ण थी, कि पेट भरने के लिए मेहनत और एकता कितनी जरूरी थी। मिलकर काम करने की भावना ही जीवन का आधार थी। नाचते लोग दिखाते हैं कि जीवन में आनंद और मनोरंजन का कितना महत्व था, कि मुश्किलों के बीच भी जश्न मनाना इंसान की फितरत है। खुश रहना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जानवरों की बारीक तस्वीरें बताती हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा था, हम प्रकृति के कितने करीब थे। भीमबेटका की गुफाएं सभ्यता की शुरुआत का सबूत हैं, महल या किले नहीं, बल्कि साधारण गुफाएं जो हमारे पूर्वजों का घर थीं। जब आप इन पत्थरों को छूते हैं तो आप एक अद्भुत अनुभव से गुजरते हैं, तो आप इतिहास को छूते हैं, उन हाथों की गर्मी महसूस करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया, और उस युग की कल्पना करते हैं। यहीं से भारत की रचनात्मकता और कहानी कहने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी हमारी संस्कृति में जीवित है। अब चलते हैं 5000 साल पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में सभ्यताएं आकार ले रही थीं, और इसी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्भुत सभ्यता का उदय हुआ। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर चीज योजनाबद्ध तरीके से बनी है। सीधी सड़कें, ढकी नालियां जो स्वच्छता और व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। हर घर में स्नानागार और शौचालय जो उस समय के लोगों की उन्नत जीवन शैली को दर्शाता है। यहां कोई भव्य महल या मंदिर नहीं जो राजाओं और देवताओं की शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि लगभग एक जैसे घर, सामाजिक बराबरी का संकेत, जहां हर कोई समान दिखता है। खुदाई में कम हथियार मिले हैं, यानी लोग शांति से रहते थे और उनका जीवन सौहार्दपूर्ण था। उनका ध्यान व्यापार, खेती और सुंदर बर्तन बनाने पर था, जो उनकी कलात्मकता और कौशल को दर्शाता है। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे, जिससे उनका आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। मेसोपोटामिया तक उनका सामान पहुंचता था।
जो दो महान सभ्यताओं के बीच संबंधों को दर्शाता है। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी लिखावट थी जो उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है, जो आज भी रहस्य है और विद्वानों को चुनौती दे रही है। छोटी मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें और चिन्ह, शायद व्यापार या धार्मिक संदेश, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। पुरोहित राजा और नाचती लड़की जैसी मूर्तियां बताती हैं कि वे कला और अध्यात्म को कितना महत्व देते थे और सौंदर्य को जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। यह सभ्यता अचानक क्यों खत्म हुई, बाढ़, बीमारी या कुछ और, ये आज भी पहेली है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए हुए है। लेकिन सिंधु घाटी ने हमें अनुशासन, नगर नियोजन और मिलकर रहने का पाठ पढ़ाया, जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी ईंट टेंट आज भी हमारे अतीत की गवाही देती है और हमें हमारी विरासत की याद दिलाती है। सिंधु घाटी के बाद भारत में आया वैदिक युग, ज्ञान, मंत्रों और परंपराओं का युग। वेद किताब नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई ज्ञान की धरोहर। लोग हजारों श्लोक याद रखते थे। वेदों में प्रकृति की पूजा, जीवन के नियम, यज्ञ और समाज चलाने की संस्थाएं थीं। यहां लोकतंत्र के शुरुआती रूप दिखते हैं। लेकिन समय के साथ समाज वर्णों में बंटने लगा, ऊंच नीच बढ़ी, कर्मकांड जटिल हुए। इन्हीं सवालों से जन्म हुआ उपनिषदों का गुरु के पास बैठना, जहां ज्ञान और आत्मचिंतन को महत्व मिला। उपनिषदों ने कहा, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जैसे विचार इसी दौर में आए। यह वैचारिक क्रांति थी, कर्मकांड से हटकर आत्मा और ब्रह्म की खोज। इसी ज्ञान की नींव पर आगे चलकर भारत की महान धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं बनी। वैदिक युग की जटिलताओं के बीच जन्मे दो महापुरुष, बुद्ध और महावीर। दोनों ने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की। बुद्ध ने दुख का कारण और मुक्ति का रास्ता खोजा, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। महावीर ने 12 साल तपस्या की, 5 महाव्रत दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दोनों ने कहा, सबसे बड़ा धर्म है करुणा, अहिंसा और प्रेम। जाति पाति का विरोध किया, सबके लिए दरवाजे खोले। बुद्ध ने यज्ञों की पशु बलि का विरोध किया। महावीर ने हर जीव के जीवन का सम्मान सिखाया। उनके विचार सरल थे, आम लोगों के लिए थे। कर्म से महान बनो, जन्म से नहीं। महिलाओं और समाज के सबसे निचले तबके के लिए भी बराबरी का अधिकार। बुद्ध और महावीर ने भारत को करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन के भीतर की है। बुद्ध और महावीर के विचारों के बाद भारत में आया मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने अखंड भारत का सपना सच किया। मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला। सबसे महान शासक सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी, बुद्ध की राह अपनाई। पत्थर के खंभों पर शांति और करुणा के संदेश खुदवाए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आया गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। कला, विज्ञान, साहित्य में अद्भुत प्रगति। कालिदास, आर्यभट्ट, अजंता एलोरा की गुफाएं सब इसी दौर की देन हैं। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव, पांड्य राजवंशों ने भव्य मंदिर, शक्तिशाली नौसेना और स्थापत्य कला का इतिहास रचा। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर आज भी स्थापत्य की मिसाल हैं। भारत की महानता उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक फैली यह इतिहास का अंत नहीं, हमारी पहचान की शुरुआत है। इतिहास कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको अपने इतिहास से फिर से प्यार हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मास्टर मिलन को। जय हिंद।